हेलो दोस्तों, मेरा नाम सूरज गुप्ता है और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल द नॉलेज ऑफ सिटी में। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में मैंने पढ़ा था कि संविधान क्या होता है एवं संविधान का अर्थ क्या होता है एवं संविधान कितने प्रकार का होता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि संविधान सभा क्या है। संविधान सभा के द्वारा ही भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। तो यह संविधान सभा क्या थी और वह कैसे अस्तित्व में आई थी, आज के इस वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ संविधान सभा के विकास का इतिहास क्या है और प्रमुख समिति जो संविधान सभा के अंतर्गत प्रमुख समितियां बनाई गई थी, उनके बारे में आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम संविधान का तात्पर्य समझ लेते हैं कि संविधान सभा का अर्थ होता क्या है। तो संविधान निर्माण के लिए गठित प्रतिनिधि सभा को संविधान सभा की संज्ञा दी जाती है। पूर्ण प्रभुता संपन्न लोकतांत्रात्मक लोकतंत्रात्मक राष्ट्रों में जहां भी लिखित संविधान है, उनका निर्माण जनता ने प्राय संविधान सभा के माध्यम से ही किया गया है। तो साधारण शब्दों में कहें तो संविधान निर्माण करने के लिए जो भी सभा या समिति बनाई जाती है, उसको हम संविधान सभा की संज्ञा दे सकते हैं। सो हुआ कि ब्रिटिश काल में अंग्रेजों द्वारा जो भी एक्ट पारित किए गए, वे आगे चलकर भारतीय संविधान की निर्माण की सीढ़ियां बने। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम भारत को रेगुलेट करने के लिए सन 1773 में सन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया, जिसमें से भारतीय उसके बाद उन्होंने भारतीय शासन अधिनियम को पारित किया और ये सबसे प्रमुख रहा। और भारतीय शासन अधिनियम 1935 का भारतीय संविधान पर एक व्यापक प्रभाव पड़ा है। और भारतीय शासन अधिनियम 1935 से भारतीय संविधान में अनेकों धाराएं जोड़ी गई हैं, जिसके बाद संविधान निर्माण में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी, वह था कैबिनेट मिशन योजना 1946। तो आइए हम जानते हैं कि कैबिनेट मिशन था क्या। तो 1946 में भारत को अपना संविधान बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारतीय स्वतंत्रता की मांग को स्वीकार करने के लिए भारत भेजा गया, जिसके सदस्य थे सर स्टोफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और जी उस कमेटी की अध्यक्षता कर रहे थे लॉर्ड लॉरेंस। अर्थात कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष लॉर्ड लॉरेंस को बनाया गया था। तो इसमें हुआ है कि 1900 थोड़ा ब्रिटेन के बारे में जान लेते हैं कि जुलाई 1945 में ब्रिटेन में आम चुनाव हुए, जिसमें जो लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली थे, उन्होंने रूढ़िवादी पार्टी विंस्टन चर्चिल को हरा दिया। जिसके बाद क्लीमेंट एटली सत्ता में आए और उन्होंने भारत में जैसे जो भारतीयों द्वारा स्वतंत्रता की मांग की जा रही थी, उसको स्वीकार करने हेतु एक कैबिनेट मिशन का निर्माण किया और उसको भारत भेजा। तो मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया और इस कैबिनेट मिशन का उद्देश्य जो था, यहाँ के राजनेताओं से मिलना था तथा उनके सुझाव को जानना था एवं एक रिपोर्ट तैयार करना था कि भारत में ब्रिटिश शासन को भारतीयों को कैसे स्थानांतरित किया जाए। जिसके बाद इस आयोग ने मई 1946 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और जून 1946 में भारत से वापस चला गया। तो उसने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसने अपने रिपोर्ट में क्या क्या बातें सम्मिलित की, आइए उसको हम जानते हैं। तो उन्होंने अपने रिपोर्ट में पहला बात ये कहा कि भारत जो होगा वो एक संघ होगा, जिसमें ब्रिटिश प्रांत एवं देशी रियासतें शामिल होंगी। और दूसरी बात उसने कहा कि संपूर्ण भारत के लिए एक ही संविधान होगा तथा संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें सदस्यों की संख्या 389 होगी, जिसमें से 292 सदस्य जो होंगे वह ब्रिटिश प्रांत के होंगे तथा 93 देशी रियासतों के सदस्य होंगे एवं 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के सदस्य होंगे। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा और प्रति 10 लाख जनता पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा।
मुस्लिम लीग के पाकिस्तान मांग को अस्वीकार कर दिया गया। तो यह सब कैबिनेट मिशन के जो जो उसने रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, उसमें यह सब बातें उसने कहा था। अब बात करते हैं आगे की। तो इस प्रकार देखा जाए तो जुलाई 1946 में जो कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा के सदस्यों की जो कुल संख्या थी 389 निश्चित की गई तथा 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, जिसमें से 389 सदस्यों में से 292 जो सदस्य थे वो ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के प्रतिनिधि थे, जिस कमिश्नरी क्षेत्र के अंतर्गत उस समय दिल्ली, कुर्ग, बलूचिस्तान, अजमेर के क्षेत्र आते थे। और ब्रिटिश प्रांत का मतलब यहाँ समझ लेते हैं कि जो उस समय का ब्रिटिश भारत था, उसके मतलब संपूर्ण भारत पे ब्रिटिशों का शासन नहीं था। उसमें से जो कुछ छोटी छोटी मतलब रियासतें थी जिसपे देसी राजा महाराजा राज करते थे, उन्हें देसी रियासत के नाम से जाना गया। और बाकी जिन क्षेत्रों पर ब्रिटिशों का अधिकार था, उन्हें ब्रिटिश प्रांत के नाम से जाना गया। और जिन जो जो प्रतिनिधि संविधान सभा में आए थे, वह प्रति 10 लाख जनता में से एक प्रतिनिधि चुना गया था। यानी 10 लाख जनता की प्रतिनिधि के तौर पे एक व्यक्ति को भारतीय संविधान सभा में भेजा गया था। संविधान सभा के सदस्य व्यय मताधिकार के एवं मनोनयन के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे, जिनका चुनाव जुलाई 1946 में संपन्न हुआ था। तो ये सदस्य 3 संप्रदाय में बटे हुए थे, मुस्लिम, सिख और सामान्य। और भारत की 2 प्रमुख पार्टियों से भी संविधान सभा में सदस्य आए थे, और वह थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग। डॉक्टर और बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, के.एम. मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर, पट्टाभी सीतारमैया, श्रीमती दुर्गाबाई आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। तो जो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था, यानी जो प्रतिनिधि संविधान सभा में आए थे, उनका चुनाव जो हुआ था व्यय मताधिकार के आधार पर, मनोनयन के आधार पर हुआ था। इसमें एक बात नोट करने लायक है कि उनका चुनाव, वह निर्वाचित नहीं हुए थे, वो डायरेक्ट जनता द्वारा नहीं चुने गए थे, बल्कि उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। और मनोनयन के आधार पर जो राजा महाराजा थे, उन्होंने डायरेक्ट उन्हें मनोनीत करके उनको संविधान सभा में भेज दिया था। अब संविधान सभा का निर्माण के बारे में, उसकी प्रक्रिया को देख लेते हैं। तो संविधान सभा के निर्माण की दिशा में हमको 3 डेट याद रखना बहुत जरूरी है, जिनमें से पहला जो डेट है वो 9 दिसंबर 1946 है, दूसरा डेट 11 दिसंबर 1946, तीसरा डेट जो है 13 दिसंबर 1946 है। इन तीनों डेट के बीच में देखेंगे तो 2-2 दिन का अंतर है। तो दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसके जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। उस समय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, इसीलिए इन्हें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित कर दिया गया। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में अपनी निर्बल स्थिति को देखकर एवं स्वतंत्र देश की मांग करते हुए एक संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया, जिसके बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए एवं हरेंद्र कुमार मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया। जिसके बाद 13 दिसंबर 1946 को श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसे वर्तमान समय में भारतीय संविधान की प्रस्तावना, उद्देशिका या मूल भावना के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रस्ताव में था कि जो भारत की जो उसमें बताया कि आने वाले जो भारतीय हैं वे भविष्य में किस मार्ग पर चलेंगे, यानी जो हमारा संविधान कैसा होगा, हमारी शासन प्रणाली कैसी होगी, इन चीजों के बारे में उन्होंने अपने उद्देश्य प्रस्ताव में बताया था।
आगे बात करें कि संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव पर कुल 8 दिन यानी 13 दिसंबर से 19 दिसंबर तक विचार विमर्श किया गया। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को पास कर दिया गया, जिसके बाद संविधान बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई और भारत का संविधान बनना शुरू हो जाता है। 3 जून 1947 को यह घोषणा कर दी गई कि भारत का विभाजन होगा, जिसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली एवं 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान भारत से अलग हो गया और एक नए देश के रूप में सामने आया। जिसके बाद जून 1947 में संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। संविधान दोस्तों, जब पाकिस्तान ने अलग देश की मांग कर दी और वह अलग देश बन गया, तो जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे उन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार कर प्रारंभ में वे संविधान सभा का बहिष्कार कर रहे थे, जिसके बाद वह संविधान सभा से निकल गए। जिसके बाद जो सदस्यों की संख्या पहले संविधान जो पहली बैठक हुई थी 389 थी, उसके बाद सदस्यों की संख्या 299 रह गई, जिसमें से जो 229 थे सदस्य थे वह प्रांतीय सदस्य थे और 70 देशी रियासतों के सदस्य थे। संविधान निर्माण के क्रम में बात करते हैं कुछ समितियों के बारे में। तो संविधान निर्माण के क्रम में अनेक समितियों का निर्माण किया गया। इनके काम अलग अलग होते थे, जिनमें से कुछ प्रमुख समितियां इस प्रकार हैं। जैसे पहली जो समिति थी सलाहकारी समिति, जिसके अध्यक्ष BN राव को बनाया गया। दूसरी समिति थी संचालन समिति, यानी संविधान सभा के कार्यों को संचालन करने के लिए एक समिति बनाई गई, जिसका जो अध्यक्ष बने वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। इसके बाद प्रांत संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। प्रांत संचालन समिति के अंतर्गत जैसे जो कैबिनेट मिशन था उसमें कहा गया, कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट में कहा गया कि जो देशी रियासतें हैं और जो ब्रिटिश प्रांत है उनको मिलाकर एक संघ का निर्माण होगा। तो इन प्रांतों एवं देशी रियासतों को एक में मिलाने का जो कार्य दिया गया, यानी इनके एकीकरण का जो कार्य दिया गया और सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया। और आपने पढ़ा होगा कि इन्होंने इस कार्य को बखूबी निभाया। उन्होंने भारतीय एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद संघ समिति आती है, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और सबसे संविधान सभा की सबसे प्रमुख समिति जो थी उसे प्रारूप समिति के नाम से जाना जाता है, जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। तो बात करते हैं प्रारूप समिति के, क्योंकि परीक्षा में इससे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने प्रारूप समिति की नियुक्ति की। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। इसके अन्य सदस्यों में थे कन्हैयालाल मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, एन माधव राव, टीटी कृष्णाचारी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस संविधान निर्माण में उनके अंतिम रूपरेखा प्रदान करने का अवसर मिला, यानी संविधान को अंतिम रूपरेखा देने के लिए उसके प्रारूप को तैयार करने का जो दायित्व था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिया गया और उन्होंने ही संविधान का निर्माण किया और इसी कारण उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। अब बात करते हैं संविधान सभा के कार्य क्या थे। तो संविधान सभा का मुख्य कार्य संविधान बनाना और उसे इस तरह से बनाना ताकि कोई उसे तोड़ ना सके और सब उसके हिसाब से ही कार्य करे, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। बात करें तो जिस समय भारत आजाद हुआ तब कोई संसद नहीं थी। इसी वजह से संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में भी कार्य किया, जिसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर कर रहे थे। अंतरिम संसद ने अपना कार्य 17 नवंबर 1947 को शुरू किया। अब बात करते हैं स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल था, जो कि 1947 में बना, उसके जो कुछ प्रमुख विभाग थे और उनके जो मंत्री बने, तो जिनमें सबसे पहले जो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और दूसरा विभाग था शिक्षा मंत्री का। शिक्षा मंत्री उस समय के सबसे योग्य व्यक्ति कह सकते हैं,
मौलाना अबुल कलाम आजाद को बनाया गया। वित्त मंत्री के पद पर आर के षणमुगम शेट्टी को नियुक्त किया गया। रेलवे मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई को बनाया गया। दोस्तों, एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, खासकर रेलवे के परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रेलवे मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर जॉन मथाई थे। और स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर राजकुमारी अमृत कौर को चुना गया और रक्षा मंत्री बलदेव सिंह को बनाया गया। श्रम मंत्री के का पद जगजीवन राम को दिया गया और गृह मंत्री का कार्यभार जो था उन्होंने उसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संभाला। अब बात करते हैं संविधान पारित हुआ और लागू कैसे हुआ। तो भारतीय संविधान जो था वो 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया। इसके जो कुछ अनुच्छेद थे और इस दिन कुल 284 सदस्यों ने इसमें हस्ताक्षर करके इसको पारित किया था। तो जो भारतीय संविधान था उसको 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू किया और उसके जो कुछ प्रमुख अनुच्छेद थे वो उसी दिन से प्रभावी हो गए। जैसे कि जो नागरिकता के संबंध में अनुच्छेद थे, राष्ट्रपति द्वारा शपथ लेने के संबंध में अनुच्छेद थे, भारतीय निर्वाचन आयोग के संबंध में जो अनुच्छेद थे और अंतरिम संसद और अंतरिम राष्ट्रपति के संबंध में जो अनुच्छेद थे वह उसी दिन से लागू हो गए। जिसके बाद पारित होने के 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया। तो बेसिकली ये जो 2 महीने का इसमें अंतर आ रहा है, इसके पीछे की एक स्टोरी है। हुआ यह था कि सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी एवं अन्य राजनेताओं ने एक निर्णय पारित किया कि जो जनवरी का अंतिम रविवार होगा उस दिन को भारतवासी भारतीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। और भारतीय इतिहास में पहली बार 26 जनवरी 1930 को भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। और इस इतिहास के महत्वपूर्ण दिन को राजनीतिज्ञ अर्थात जो राजनेता थे वे एक महत्वपूर्ण दिन के रूप में मानते थे। और यही विशेष कारण था कि संविधान को 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया और इसीलिए हम प्रत्येक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस प्रकार 26 जनवरी 1930 को भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसीलिए इस दिन को खास मानते हुए भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिसके बाद भारत एक गणतंत्र देश के रूप में विश्व के सामने उभर कर आया। अब बात करते हैं संविधान बनकर लागू हुआ तो इसमें कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, परंतु वर्तमान समय में इनकी संख्या बदल गई है और वर्तमान में कुल 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। दोस्तों, जो अनुच्छेदों की संख्या है ये मूल रूप में 395 ही है, लेकिन उसी में जैसे 395 ए, 395 बी ऐसे करके अनुच्छेदों की संख्या निरंतर बढ़ती गई है। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो संविधान सभा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देते हैं कि भारत के संविधान को बनने में पूरे 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। तो यह भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय क्यों लगा, तो इसके लिए हम जानते हैं कि जो भारत था वो बहुत लंबे समय से गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। भारतीय संविधान निर्माता नहीं चाहते थे कि कोई भी ऐसा संविधान बने जो कमजोर हो, इसलिए उन्होंने एक सशक्त संविधान बनाने का निर्णय किया और कई सारे देशों के संविधान का गहन अध्ययन किया और कई सारे देशों से अच्छी अच्छी बातें थी उनको अपने संविधान में समाहित किया और एक मजबूत संविधान का निर्माण किया जिससे भारत के नागरिकों के हितों की रक्षा की जा सके। संविधान निर्माण में कुल 63,94,729 रुपए खर्च हुए। लगभग 64 लाख रुपए संविधान निर्माण में खर्च हुए थे। इस पर देखा जाए तो संविधान के प्रारूप पर 114 दिनों तक चर्चा होती रही। इसकी बैठकों में प्रेस और जनता को भाग लेने की स्वतंत्रता थी। जो संविधान सभा की बैठकें होती थी उसमें डायरेक्ट जनता भाग ले सकती थी और प्रेस भी इन बैठकों का हिस्सा हो सकती थी। प्रारंभ में संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी। बाद में मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा का बहिष्कार करने पर इनकी संख्या 9 हो गई।
24 और संविधान सभा द्वारा कुछ अन्य कार्य भी किए गए, जो कि इस प्रकार है कि संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को तथा 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया, और साथ ही साथ 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा को भंग कर दिया गया था। 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। निष्कर्ष तौर पर इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संविधान सभा का मुख्य उद्देश्य एक ऐसा संविधान तैयार करना था जो कि देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से एवं विधिवत रूप से चला सके, जिससे चिरकाल अर्थात अनंत काल तक भारत में अराजकता की स्थिति पैदा ना हो। और आप वर्तमान में भारतीय शासन व्यवस्था को देखकर यह अनुमान लगा सकते हैं कि संविधान सभा के वे सभी सदस्य अपने प्रयासों में सफल रहे और आज तक भारत में अराजकता की स्थिति पैदा नहीं हुई। वर्तमान समय में भारत विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। भारत की संविधान सभा का चुनाव भारतीय संविधान की रचना के लिए किया गया था। ब्रिटेन से स्वतंत्र होने के बाद संविधान सभा के सदस्य ही प्रथम संसद के सदस्य बने। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने पढ़ा संविधान सभा क्या थी, संविधान सभा का विकास कैसे हुआ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।